गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। होप ये लेक्चर आपको 12th क्लास में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करे। तो हम हमारा पहला रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद नेशनल इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकली इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। आपको बोर्ड एग्जाम में एक 6 मार्क्स का लॉन्ग आंसर्स में नेशनल इनकम से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा और एक 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल नेशनल इनकम से आएगा। ओवरऑल 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपको नेशनल इनकम से बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो कि रिलेटेड है नेशनल इनकम से उसको कवर अप करते हैं। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। अब कुछ टर्म्स को हम ब्रेक करके अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे कि एक सिंगल टर्म होता है जीडीपी एट एमपी, सुना होगा सब लोगों ने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि ये आपका रिवीजन लेक्चर है तो इसलिए मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकली आपको 10 मार्क्स ये फेच करने में हेल्प कर सकूं। तो हम ये सिंगल टर्म जीडीपी एट एमपी को ब्रेक करके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सिंगल टर्म को हमने 3 हिस्सों में ब्रेक करके लिखा। ग्रॉस अलग लिखा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलग लिखा और मार्केट प्राइस को अलग लिखा। इस तरीके से एक सिंगल टर्म होता है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको भी हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है, ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में कुछ और नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है। डेप्रिसिएशन के कुछ और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस किस वजह से अराइज होता है? डेप्रिसिएशन की वजह से अराइज होता है। DP stands for domestic product and NP stands for national product। DP और NP का जो डिफरेंस होता है वो NFIA की वजह से होता है। NFIA stands for net factor income from abroad। तो बेटा NFIA जो है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये क्या है? फैक्टर इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है फैक्टर इनकम, इनकम को अपन वाई सिंबल से डिनोट करते हैं। फैक्टर इनकम जो बाहर से अब्रॉड से हमें मिल रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसका दूसरा कंपोनेंट होता है फैक्टर इनकम जो हम बाहर पे कर रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जितना हमें बाहर से मिल रहा है और जितना हम बाहर पे कर रहे हैं, इन दोनों की अगर हम नेटिंग करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं क्या? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस गुड्स कितने में मार्केट में अवेलेबल है वो कहलाता है, और फैक्टर कॉस्ट यानी कि इसको बनाने में कितनी फैक्टर्स की कॉस्ट लगी है, फैक्ट्री में कितना कॉस्ट लगा है, ये फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसका पहला कंपोनेंट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा कंपोनेंट होता है क्या? सब्सिडीज। ठीक, और इन दोनों की ही अगर हम नेटिंग करते हैं, आईटी गवर्नमेंट की रेवेन्यूज होती है और सब्सिडीज गवर्नमेंट का खर्चा होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का अगर हम नेट करें तो क्या लाता है? क्या वो? नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस यदि आपको डायरेक्ट मिलता है तो अच्छी बात है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है तो इसकी जगह या हो सकता है एक्साइज ड्यूटी दिया हो, एक प्रकार का एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे लगता है। वैट दिया हो या सेल्स टैक्स दिया हो, ये भी क्या है? एग्जांपल है किसका? इनडायरेक्ट टैक्स का। सर्विस टैक्स, these all are examples of indirect tax। फिर हमने ये पढ़ा था कि ग्रॉस वैल्यू यदि क्वेश्चन में आपको दी है और ग्रॉस वैल्यू से यदि आपको नेट वैल्यू पे पहुंचना है, यदि क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू दी है, ग्रॉस वैल्यू से यदि आपको नेट वैल्यू पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में नेट वैल्यू गिवन है, नेट वैल्यू गिवन है और वहां से अगर आपको ग्रॉस वैल्यू पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा किसको? डेप्रिसिएशन।
देन डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का डिफरेंस किस वजह से अराइज होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वजह से अराइज होता है। तो डीपी और एनपी का डिफरेंस एनएफआईए। यदि क्वेश्चन में डीपी दिया और अगर हमको एनपी निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे एनएफआईए को। और यदि हमको एनपी दिया है और हमको डीपी पे पहुंचना है तो एनपी से डीपी आने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? एनएफआईए को। यदि आपको क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है कि मार्केट में इतने का गुड्स मिल रहा है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में यदि आपको आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा क्या? एनआईटी। ठीक, अब इस पर्टिकुलर टेबल से हमको 8 टर्म्स मिलते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं नेशनल इनकम से। अब ये 8 टर्म्स क्या होते हैं ध्यान से देखना। इस पर्टिकुलर टेबल से जो 8 टर्म्स निकल के आ रहे हैं उनमें सबसे पहला जो टर्म है दैट इज जीडीपी एट एनपी। पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है जीडीपी एट एनपी। ठीक, सेकेंड जो टर्म इस टेबल से निकल के आ रहा है वो है जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी। थर्ड टर्म जो इस टेबल से निकल के आ रहा है वो है जीएनपी एट एनपी। फोर्थ टर्म जो इस टेबल से निकल के आ रहा है दैट इज जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चार ये जो टर्म ग्रॉस से निकले हैं, सेम 4 टर्म्स आपको नेट से भी मिलेंगे। तो एनडीपी एट एमपी फिफ्थ टर्म बन जाता है आपका। फिर एनडीपी एट एफसी, सेवेंथ एनएनपी एट एमपी, और एट्थ एनएनपी एट एफसी। ठीक है, ये ओवरऑल 8 टर्म्स हैं। इसमें जो ये 6th टर्म है क्या? एनडीपी एट एफसी, ये कहलाता है कंट्री की डोमेस्टिक। क्या कहलाता है? कंट्री की डोमेस्टिक इनकम। और ये जो 8th टर्म है एनएनपी एट एफसी, ये कहलाता है कंट्री की नेशनल। एनएनपी एट एफसी क्या होता है? नेशनल। ठीक, अब ये जो 8 टर्म्स बनके निकले हैं, इन 8 टर्म्स का क्या करना है? कैसे क्वेश्चन आएगा? इन 8 टर्म्स में से आपको कोई भी एक टर्म दिया रहेगा। सपोज करो आपको जीडीपी एट एमपी गिवन। ठीक, इस गिवन टर्म को बेस लेते हुए बाकी के जो रिमेनिंग 7 टर्म्स हैं आप गिवन टर्म को बेस लेते हुए निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान, यदि आपको क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी गिवन है, ठीक, निकालना क्या? आपको जीडीपी एट एफसी निकालना है। तो आप इंडिविजुअली देखो, ग्रॉस वैल्यू से आपको कहां पे रहना है? ग्रॉस वैल्यू पे रहना है। तो डेप्रिसिएशन का आप कुछ नहीं करेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिए है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ही रहना है, तो एनएफआईए का कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है? मार्केट प्राइस दी है। मार्केट प्राइस से आपको कहां पे आना है? फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए अपन क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। यदि अपन इसको ऐसा लिखें, जीडीपी एट एमपी ब्रैकेट में एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे जब अपन, तो ये जाएगा जीडीपी एट एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज। क्लियर है सबको? निकल गया। ये बेस टर्म को यूज करते हुए हमने क्या निकाल लिया? जो हमको निकालना है वो टर्म निकाल लिया। अगेन आपको क्या दिया हुआ है? जीडीपी एट एमपी दिया है। ग्रॉस वैल्यू से आपको कहां आना है? ग्रॉस वैल्यू पे रहना है। तो डेप्रिसिएशन का अपन कुछ नहीं करेंगे। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्री के अंदर, कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो इनकम है वो दी है, वहां से आपको नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए, और मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पे रहना है। अगेन आपको दिया है क्या है? जीडीपी एट एमपी दिया है। ग्रॉस वैल्यू से आपको ग्रॉस पे ही रहना है, तो हम डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करेंगे। डीपी से आपको कहां पे आना है? एनपी में आना है, तो आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे क्या? एनएफआईए। और एमपी से आपको एफसी आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा एनआईटी। ठीक, फिर जीडीपी एट एमपी दिया है, आना कहां है? एनडीपी एट एमपी में। तो ग्रॉस वैल्यू से अब आपको कहां पे आना है? नेट वैल्यू पे आना है। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। डीपी से आपको डीपी पे ही रहना है और एमपी से आपको एमपी पे ही रहना है। ठीक, अगेन आपको क्या दिया है? जीडीपी एट एमपी दिया है। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, डीपी से डीपी पे रहना है और मार्केट प्राइस से कहां आना है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे एनआईटी। फिर जीडीपी एट एमपी है, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू में आने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, डीपी से एनपी आने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए को, और एमपी से आपको एमपी पे ही रहना है, तो देयर विल बी नो चेंज। फिर अगेन जीडीपी एट एमपी दिया है, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे आने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में आने के लिए प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए प्लस करेंगे किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमने ये देखा कि हमको यदि कोई एक टर्म गिवन है तो हम उस गिवन टर्म को यूज करते हुए बाकी के 60 टर्म्स फॉर्मूले हम खुद बना सकते हैं। अब ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे जब आपका बेस टर्म अलग हो जाएगा। यदि जो आपको टर्म गिवन है, सपोज करो एनडीपीएफसी गिवन है या जीएनपीएफसी गिवन है, तो अकॉर्डिंगली आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये 8 टर्म्स हैं जो कि एक बेसिक टर्म्स है, हमको कवर अप करना है। ठीक, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस हमको कवर अप करनी है वो है कुछ अदर टर्म्स जो कि रिलेटेड है नेशनल, तो सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू नेशनल। इसमें हमको 4 टर्म्स पढ़ने हैं और चारों को सीक्वेंशियल ऑर्डर में, ध्यान से देखना चारों टर्म्स। सबसे पहला टर्म जो हम पढ़ेंगे वो हमको पढ़ना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम जो एक्रू हो रही है, एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, हमको क्या निकालना है, हमको वो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम निकालना है जो किसको एक्रू हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर को। तो आपको पूरी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम पता है क्या होती है, एनडीपी एट एफसी। आप उसमें से गवर्नमेंट सेक्टर की एनडीपी एट एफसी को माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, एनडीपी एट एफसी टू गवर्नमेंट को माइनस कर दो, क्या सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर को माइनस कर दो, तो क्या निकल आएगा, वो डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी जो किसको एक्रू हो रही है, प्राइवेट सेक्टर को एक्रू हो रही है। यदि क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी एक्रूइंग टू प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर दिया है या सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर दिया है, तब तो अपन टोटल कंट्री की डोमेस्टिक इनकम से उसको डायरेक्ट माइनस करके डोमेस्टिक इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर निकाल लेंगे। पर यदि ये सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर नहीं दिया है तो ये दो चीजों के एडिशन से आता है। क्या दो चीजें रहती हैं वो, पहली चीज रहती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट administrative departments. Income from property and entrepreneurship accruing to government administrative. और सेकंड क्या आता है इसके अंदर, सेकंड आता है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स या एंटरप्राइजेस। ठीक, इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर या डोमेस्टिक इनकम एक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, अब कंट्री में जो इनकम जनरेट हो रही है एंड जितनी भी इनकम होती है, इनकम जो रहती है वो बेसिकली दो प्रकार की, कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स। एक होती है फैक्टर इनकम, एक होती है क्या, फैक्टर इनकम, और दूसरी होती है क्या, ट्रांसफर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक हमने पढ़ा क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है, और दूसरी क्या होती है, ट्रांसफर। तो फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ध्यान दो। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके अगेंस्ट में करस्पॉन्डिंग फ्लो होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज, जिसकी वजह से या तो गुड्स बनते हैं या तो सर्विसेज रेंडर होती है। और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसकी वजह से ना ही कोई गुड्स का फ्लो हो रहा है और ना ही कोई सर्विसेज का फ्लो हो रहा है।
तो वो इनकम जो विदाउट एनी करेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के आ रही है, उस इनकम को कहते हैं क्या? ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसकी वजह से गुड्स या सर्विसेज बन रहे हैं, जैसे कि रेंटल इनकम, लेबर को जो हम पे कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट जा रहा है, तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को एक्रू होने वाली इनकम फैक्टर इनकम कहलाएगी। और विदाउट एनी करेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्कॉलरशिप, ग्रांट्स, डोनेशंस, these all are known as what? ट्रांसफर इनकम। विदाउट एनी करेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इनकम जनरेट होगी उसको क्या कहेंगे? ट्रांसफर इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम जो रहती है, इसमें सिर्फ क्या शामिल होता है? फैक्टर इनकम शामिल। इसमें क्या शामिल होता है? फैक्टर इनकम शामिल होती है। इसमें ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड ओनली व्हाट? फैक्टर इनकम, बट ट्रांसफर इनकम इसका पार्ट नहीं बनती है। बट यदि हम बात करें प्राइवेट इनकम की, तो प्राइवेट इनकम के अंदर फैक्टर इनकम तो आती है, साथ में क्या आता है? ट्रांसफर इनकम भी आता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी आपने क्या निकाला? अभी आपने निकाला डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब इस इनकम में क्या शामिल होगी? सिर्फ फैक्टर इनकम शामिल होगी, इसमें ट्रांसफर इनकम शामिल नहीं होगी। आपने क्या निकाला? वो डोमेस्टिक इनकम जो कि किसको एग्री हो रही है? प्राइवेट सेक्टर को हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर को तो अपन ने अभी देखा फैक्टर इनकम भी मिलेगी एज वेल एज ट्रांसफर इनकम भी मिलेगी। तो अभी इस प्राइवेट सेक्टर की इनकम में वो ट्रांसफर इनकम शामिल नहीं है। तो इसीलिए अब आपको जो नेक्स्ट फॉर्मूला देखना है वो देखना है कि प्राइवेट टोटल प्राइवेट इनकम कितनी होगी। तो अब हमको देखना है क्या? प्राइवेट इनकम का। तो अभी जो आपने निकाला वो क्या निकाला? वो डोमेस्टिक इनकम जो किसको एक्रू हो रही है? प्राइवेट सेक्टर को एक्रू हो रही है। तो ये तो प्राइवेट इनकम का पार्ट रहेगी ही रहेगी, ये प्राइवेट इनकम का पार्ट रहेगी। मतलब प्राइवेट इनकम के अंदर एनडीपी एट एफसी टू प्राइवेट सेक्टर, ये तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम का पार्ट है ही। इसके अलावा इसके अंदर चार चीजें और आती है। वो चार चीजें क्या होती है? ध्यान से। अब प्राइवेट सेक्टर को अपन ने क्या निकाला? सिर्फ डोमेस्टिकली जो फैक्टर इनकम मिल रही है वो निकाला। इनको बाहर से भी तो पैसा मिल सकता है फैक्टर इनकम का। तो सबसे पहले हम क्या एडजस्ट करेंगे? एनएफआई एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा अभी तक तो जितनी भी फैक्टर इनकम प्राइवेट सेक्टर को मिल सकती थी अब वो इंक्लूड हो गई। इसके अलावा इनको कुछ ट्रांसफर इनकम भी तो मिल सकती है। वो ट्रांसफर इनकम क्या होगी? कुछ ट्रांसफर इनकम इनको नेट करेंट ट्रांसफर्स अब्रॉड से भी मिल सकते हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ करंट ट्रांसफर्स इनको गवर्नमेंट से भी मिल सकते हैं। और एक इनको और जो ट्रांसफर इनकम मिलती है वो कहलाती है नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। ठीक, ये क्या है? ये ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर इनकम दोनों पार्ट बनेगी किसमें? प्राइवेट। ठीक, अब थर्ड जो फॉर्मूला आपको देखना है वो देखना है पर्सनल। ध्यान देना, पर्सनल इनकम क्या होता है। अभी जो अपन ने निकाला प्राइवेट इनकम, अभी हमने जो निकाली प्राइवेट इनकम निकाली, सपोज करो कि ये प्राइवेट इनकम है 1 लाख। इस प्राइवेट इनकम के पैसे बेसिकली 3 बाइफिकेशंस होते हैं। सबसे पहले ये जो प्राइवेट कंपनियों ने पैसा कमाया है इस इनकम का, सबसे पहले क्या करती है? टैक्स पे करती है गवर्नमेंट। कंपनीज टैक्स पे करती है, इनको कहते हैं अपन कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक, सपोज करो इस 1 लाख रुपए में से कंपनीज ने टैक्स पे कर दिया 30%, 30,000। कुछ पैसा ये क्या करती है? फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिटेन करके रख लेती है। रिटेन अर्निंग्स या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, या पैसा ये बचा के रख लेती है तो उसको अपन सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं। ठीक, सपोज करो इन्होंने 50,000 बचा के रख लिया। ठीक, तो इस 1 लाख रुपए में से 30,000 का टैक्स पे कर दिया, 50,000 रुपए क्या किए? बचा के रख लिए। बाकी का क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों को। किस फॉर्म में? डिविडेंड के फॉर्म में। कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा?
कैसे पता चलेगा? टोटल प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स को माइनस कर दो, 80,000 माइनस कर दो, बचा हुआ क्या बचेगा? डिविडेंड। ये कहलाती है पर्सनल, ये कहलाती है पर्सनल इनकम। ठीक, तो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला क्या बन जाता है? जो आपकी प्राइवेट इनकम आई, जो आपकी प्राइवेट इनकम आई, इसमें से आपने सबसे पहले क्या किया? कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस किया और दूसरा रिटेन अर्निंग्स को, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? पर्सनल इनकम कहलाएगा। अब पर्सनल इनकम तो आ गई, अब इस पर्सनल इनकम में से जो लोगों के पास पैसा आया है, पर्सनल इनकम, इस पर्सनल इनकम से निकलती है क्या? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इस पर्सनल इनकम से क्या निकलेगी? पर्सनल डिस्पोजेबल। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगी? जो पर्सनल इनकम लोगों के पास आई, जो पर्सनल इनकम लोगों के पास आई, तो लोग इस इनकम में से क्या करेंगे? सबसे पहले टैक्स पे करेंगे। जब लोग टैक्स पे करते हैं तो उसको अपन कहते हैं पर्सनल डायरेक्ट हाउस होल्ड टैक्सेस। ठीक, और दूसरा ये गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे? मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको अपन बोलते हैं किस फॉर्म में? फीस पे कर सकते हैं, फाइन्स पे कर सकते हैं, पेनल्टीज पे कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो टोटल पर्सनल इनकम में से आप जो ये टैक्स पे करेंगे और जो ये फीस फाइन्स पेनल्टीज पे करेंगे गवर्नमेंट को, उसको माइनस करने के बाद इनके पास जो पैसा बचता है उसको क्या करते हैं? खर्च करते हैं या सेव करते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या इनकम का एक और फॉर्मूला होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को शॉर्ट में पीडीआई बोलते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, वो इनकम जो या तो लोग खर्च कर सकते हैं, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और या तो बचा सकते हैं, पर्सनल सेविंग्स। ये दोनों को ऐड करके भी क्या आ जाती है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब क्वेश्चन में यदि आपको निकालने के लिए दिया है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तभी निकल सकती है जब पर्सनल इनकम दी हो। यदि नहीं दिया है तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? पर्सनल इनकम। यदि पर्सनल इनकम नहीं दिया है तो पहले निकालेंगे, और पर्सनल इनकम निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्राइवेट इनकम। यदि प्राइवेट इनकम दी है तो ठीक, नहीं तो आपको प्राइवेट इनकम भी निकालना पड़ेगा। तो प्राइवेट इनकम निकालने के लिए आपको डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर पता होना चाहिए। यदि नहीं दिया है तो पहले आप क्या निकालेंगे? डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर निकालेंगे, और डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर अगर आपको एनडीपीएफसी दिया है तो ही निकाल सकते हैं। कभी कभी रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनडीपीएफसी निकालो, और इंफॉर्मेशन क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है आपको पीडीआई निकाल के दे दिया, पीडीआई दे दिया, पीडीआई दे दिया, या फिर पर्सनल खर्चे और पर्सनल सेविंग दे दी, तो दोनों को जोड़ के अपन ने पीडीआई निकाल ली। पीडीआई दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि आपको पीडीआई दिया है और साथ में ये टैक्सेस दिए हैं और ये दिया है, तो इससे आप बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लेंगे? पर्सनल इनकम निकाल लेंगे। पर्सनल इनकम एक बार आ गई तो पर्सनल इनकम अगर मान लो आपने निकाल ली और आपको कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग दिया है, तो इससे क्या निकल आएगा? आपका प्राइवेट इनकम निकल आएगा। प्राइवेट इनकम निकाल लिया आपने, और अगर आपको ये चारों चीजें दी हैं तो आप डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर निकाल सकते हैं। डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर जैसी आ गई, और अगर आपको ये दिया है डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, तो इससे बैलेंसिंग क्या आ जाएगा? तो इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चंस के। तो कुछ और टर्म्स जो कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में भी अपने पढ़े वो समझ में आ गए। पहला हमने पढ़ा क्या? डोमेस्टिक इनकम अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। सेकंड हमने क्या पढ़ा? प्राइवेट इनकम पढ़ा। थर्ड हमने क्या पढ़ा? पर्सनल इनकम पढ़ा। और फोर्थ क्या पढ़ा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ा। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ नेशनल, कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए बेसिकली आपके पास तीन मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? तीन, पहला, दूसरा और तीसरा। नेशनल इनकम को मेजर करने का जो फर्स्ट मेथड रहता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के दो नाम और होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन या प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा नाम होता है नेट आउटपुट मेथड।
सेकेंड मेथड का नाम है इनकम मेथड और थर्ड मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर। ठीक, तीन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक करके हम सारे मेथड्स को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहला जो टास्क रहता है, आपको कंट्री में तीन सेक्टर्स रहते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। ठीक, तीनों ही सेक्टर्स की सबसे पहले आप क्या निकालो, वैल्यू एडेड निकाल लो और इन सभी सेक्टर्स की वैल्यू एडेड को टोटल कर लो, सम कर लो, तो वो कहलाएगी क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। वो क्या कहलाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और वो कहलाएगी जीडीपी एट एम। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि वैल्यू एडेड कैसे निकलती है। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। वैल्यू एडेड निकालने के जो तरीके होते हैं, एक होता है सेल्स माइनस परचेजेस प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, यहाँ पे चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली भी परचेजेस दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, एक तरीका तो ये हुआ वैल्यू एडेड निकालने का। दूसरा तरीका जो वैल्यू एडेड निकालने का रहता है वो रहता है वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक, यदि आप आउटपुट माइनस इनपुट कर रहे हैं तो फिर चेंज इन स्टॉक को ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आउटपुट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आउटपुट के अंदर ही क्या होता है, दो चीजें शामिल होती हैं, सेल्स और चेंज इन स्टॉक का एडिशन कहलाता है क्या, आउटपुट। तो आउटपुट और सेल्स जो है ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये सेम नहीं है। आउटपुट अलग है, सेल्स अलग है। सेल्स को आप आउटपुट नहीं मानना, बच्चे ये गलती कर देते हैं एग्जाम में, इस बात पे फोकस रखना। ठीक, यदि क्वेश्चन में आपको एक ही सेक्टर की इंफॉर्मेशन दी है तो एक ही सेक्टर का जो वैल्यू एडेड रहेगा वही क्या बन जाएगा, आपका जीडीपी एट एमपी हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जीडीपी एट एमपी के लिए फिर फॉर्मूला बन जाता है क्या, सेल्स माइनस परचेजेस प्लस चेंज इन स्टॉक, यदि आपको एक ही सेक्टर की इंफॉर्मेशन दी। तो इस केस में क्या होता है, आपको जीडीपी एट एमपी निकाल के दे देता है और आपसे पूछता है कि आप सेल्स का फिगर निकालो, परचेज दी रहती है, चेंज इन स्टॉक दे रहते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाता है, सेल्स आ जाता है। समझ में आ रहा है? इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक, ये है आपका वैल्यू एडेड मेथड। फिर जीडीपी एट एमपी से तो वो सात टर्म्स बाकी के जो भी पूछे जाएंगे निकाल सकते हैं आप एटलीस्ट। सेकंड मेथड रहता है आपका इनकम। ध्यान देंगे, इनकम इजी है। इसका फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं अपन। पर्टिकुलर्स का पहला कॉलम, अमाउंट थर्ड कॉलम, इनकम मेथड में सबसे पहला स्टेप रहता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना। क्या निकालना, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या सीओई। यदि क्वेश्चन में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली बाहर लिखेंगे, नहीं तो सीओई नहीं दिया है तो सीओई के अंदर सैलरीज, वेजेस, बोनस, कमीशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्प्लॉयर्स। क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यहाँ पे कंफ्यूज ऐसे करता है एग्जामिनर, आपको एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन दे देगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो सैलरी में इंक्लूडेड होता है। तो हमको अलग से जो मिल रहा है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में, वो सभी वो उसको ऐड करना है आपको, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को ऐड नहीं करना है। इन दोनों चीजों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सीओई मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2 में आपका आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ध्यान देना। यदि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया है तो हम डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। यदि नहीं दिया है तो इसके अंदर चार चीजें आती हैं। पहला रहता है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है तो एज इट इज उसको यहां लिख लेंगे। यदि प्रॉफिट नहीं दिया है तो प्रॉफिट तीन चीजों को जोड़ के आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड। ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया है तो फिर इन तीनों को देखने की जरूरत नहीं। सेकेंड ऑपरेटिंग सरप्लस का जो पार्ट रहता है वो रहता है रेंट। थर्ड जो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट रहता है वो रहता है इंटरेस्ट। और फोर्थ जो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट रहता है वो रहता है रॉयल्टी। राइट, ये चारों स्टेप्स, चारों को जोड़ेंगे, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी को, तो क्या मिलेगा आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा। और स्टेप नंबर 3 में आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया रहता है। इन तीनों ही स्टेप्स को जब आप ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको अपन बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। फिर कोई भी टर्म आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है तो आप इजीली उसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो इनकम मेथड में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, सीओई, ओएस एंड एमआईएस। COE stands for compensation of employees, which includes जो भी employer employee को पे कर रहा है, salaries, wages, bonus, commission, rent free accommodation, interest free loan, etc. etc. और दूसरा employers contribution towards social security scheme, दोनों को जोड़ के क्या आएगा, COE। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर चार चीजें आती हैं। क्या चार चीजें रहती है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी। प्रॉफिट के अंदर फिर तीन चीजें आती है जिसको जोड़ के प्रॉफिट निकाला जाता है। प्रॉफिट के तीन पार्ट जो है वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, दूसरा रहता है कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा रहता है डिविडेंड। प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। और लास्ट में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीनों ही स्टेप्स को जब आप प्लग करोगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। थर्ड और जो लास्ट मेथड है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसमें सबसे पहला स्टेप रहता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दो प्रकार के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स को जोड़ के निकलता है। पहला रहता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा रहता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छे से समझेंगे इसको। स्टेप नंबर 2 में हमको बेसिकली इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली दिया है तो इसको डायरेक्टली हम बाहर लिख लेंगे। यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसकी जगह पे तीन अलग अलग केसेस के फॉर्म में आपको एग्जाम में मिल सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन में मिल सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यदि क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आप इसमें क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस
तो आपको मिल जाएगा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि आप निकालो नेशनल इनकम भी और साथ में क्वेश्चन अटैच कर देता है एज वेल एज चेंज इन स्टॉक। तो आप बोलोगे चेंज इन स्टॉक तो सर ने बताया ही नहीं। तो इस केस में क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा एग्जाम में, मान लो 100 दे दिया, एज वेल एज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दे देगा कितना, 80। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, आपको जरूरत है किसकी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। 100 आपने डायरेक्टली लिख लिया। चेंज इन स्टॉक जब आप ढूंढने बैठोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, बट आप चेंज इन स्टॉक इसके थ्रू निकाल सकते हो। यदि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, तो इसका मतलब चेंज इन स्टॉक कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, इसको फोकस करके पढ़ के जाना। केस नंबर 2 आपको कैसे दे सकता है, आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपको एग्जाम में मिल गया क्या, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यदि आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आप इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक, तो आपको क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे देता है, सपोज करो 100 दे दिया, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे देता है 80। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। ये भी एक हिडन एडजस्टमेंट है। क्यों, हो सकता है आपको डेप्रिसिएशन की जरूरत आगे पड़े और आप उसको डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दिया है तो जीरो मान लो, तो आपको जीरो नहीं मानना है, पहले देखना है कि डेप्रिसिएशन निकल सकता है क्या कुछ गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू, तो पहले डेप्रिसिएशन को निकाल लेना। जैसे कि इस केस में मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल एज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझ लेना। तीसरा केस आपको कैसे दे सकता है, केस नंबर 3 सपोज करो आपको ऐसे दिया है, आपको दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। यदि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी है तो सबसे पहले आप इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उससे भी अपना काम नहीं बनेगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर, तो क्या आ जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में या तो ये सिचुएशन आएगी, या तो ये सिचुएशन आएगी, या तो तीनों एक साथ। ठीक, और इसका जो लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 रहता है नेट एक्सपोर्ट्स। ये तीनों ही स्टेप्स को जब आप ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं क्या, जीडीपी एट। क्लियर, तो ये आपके हुए 3 मेथड्स जिसके थ्रू आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड हमने क्या देखा, इनकम मेथड, और थर्ड मेथड अभी क्या देखा अपन ने, एक्सपेंडिचर। होप करता हूं तीनों ही मेथड सबको समझ में आ गए। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो आपको देखना है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बेटा फॉर्मूला रहता है इसका जीएनपी एट एमपी प्लस नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन में क्या रहता है, कभी कभी जीएनडीआई भी दे दिया और जीएनपी एट एमपी भी दे दिया, और उसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, फिर ये बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड निकाल सकते हो। फिर एक फॉर्मूला और होता है एनएनडीआई। एनएनडीआई मतलब नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपी एट एमपी प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और पढ़ना है, इसके अलावा जो आपको लास्ट फॉर्मूला पढ़ना है वो पढ़ना है जीडीपी डिफ्लेटर का। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू, ये है आपकी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस जो कि आपको नेशनल इनकम में कवर अप करनी है।
होप आपको ये लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।